अब हम आपको उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा सर्वे हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में सर्वे होते रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं या सरकारें किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में जानना चाहती हैं तो वो उस विषय का सर्वे करवाती हैं। सर्वे करवाने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो सर्वे वहां हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मदरसों का सर्वे हो रहा है, जिससे वहां की राजनीति अब उबल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इन मदरसों को सरकार की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। अब निगरानी के दायरे में तो तब लाया जाएगा जब सरकार को पता होगा कि कितने मदरसे हैं और वो कहां चल रहे हैं। तो अब यह देखा जाएगा कि इन मदरसों में जाने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक असल में कौन हैं और उन शिक्षकों का चयन किस आधार पर होता है, और सबसे अहम, इन मदरसों के संचालन के लिए इनके मालिकों के पास पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई आतंकवादी संस्था इनको पैसा दे रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इनमें पढ़ने वाले छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पढ़ाई कराने की बजाय इनके दिमाग में नफरत भरी जा रही हो। और इस सब पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सर्वे कराने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को सौंपी गई है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम बनाएंगे और ये टीम जो रिपोर्ट्स तैयार करेंगी उस रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को भेजना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है और 40,000 मदरसे लगभग ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 560 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार पूरी आर्थिक सहायता देती है। यानी ये जो 560 मदरसे हैं ये अकेले वो हैं जो सरकार के फंड से चलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों के लिए फंड भी देती है, लेकिन उन्हीं को फंड देती है जो पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। 16,000 मदरसे सरकार के फंड और दूसरी संस्थाओं से मिलने वाले चंदे से चलते हैं। यानी 16,500 जो हैं मदरसे, ये वो हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्हें सरकार से भी फंडिंग मिलती है और बाकी संस्थाओं से भी फंडिंग मिलती है। और जो 40,000 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनका पता ही नहीं है कि इनका आगे पीछे कौन है, उन्हें पैसा कहां से मिलता है इसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी निगरानी करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा यह सर्वे कराने के पीछे दूसरा कारण यह भी है कि पिछले 2 वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने के आरोप हैं। उदाहरण के लिए पिछले महीने ही कानपुर से हबीबुल नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था। इटावा में स्थित एक मदरसे से यह पढ़ा हुआ था। इसके अलावा इसी साल जुलाई में देवबंद के मदरसे से फारूक नाम का एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया जो आईएसआईएस के लिए काम करता था। और 2021 और 2019 में भी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त ऐसे ही मदरसों से था। यूपी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मदरसों को लेकर जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है, इसका लगातार विरोध हुआ है। हम आपको सरकार के ऐसे 5 बड़े फैसलों के बारे में आज बताते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में अब जो नए मदरसे खुल रहे हैं उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, यानी सरकार ने मदरसों को देने वाली जो मदद थी उसे रोक दिया है। दूसरा, सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य है। तीसरा, मदरसों में नामांकन के लिए अब उम्र सीमा निर्धारित है। चौथा, सारी सूचनाएं उर्दू के साथ हिंदी में भी उपलब्ध करवाई जाती है। और पांचवा, जो मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार से अतिरिक्त मदद लेते हैं उनकी जांच भी की जा रही है। ये वो फैसले हैं जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में मदरसों को नियंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले इन्हें खुला छोड़ दिया गया था, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। और यह भी देखा जा रहा है कि इन मदरसों में छात्रों को कहीं कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही। यहां हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े आज दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के छात्र अब मदरसों से क्यों दूरी बना रहे हैं। वर्ष 2017 में 3,71,000 छात्रों ने
मदरसों में दाखिला लिया था। अगले साल 2018 में यह संख्या घटकर 2,70,000 रह गई। अगले साल 2019 में 2,06,000, उससे अगले साल 2020 में 1,82,000 और 2021 में यानी पिछले साल सिर्फ 1,62,000 छात्रों ने ही इन मदरसों में दाखिला लिया था। यानी अब इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। मदरसों पर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन छात्रों को सामान्य विषयों से ज्यादा धर्म से जुड़े विषयों को पढ़ाया जाता है। सामान्य विषयों को तो छोड़ दिया जाता है, सिर्फ धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। और जब ये छात्र बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, तो इनका धर्म की तरफ झुकाव कहीं ज्यादा रहता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु और नेता अचानक से घबरा गए हैं। इसलिए आज उन सब से हमारा सवाल है कि मदरसों की गिनती से मजहब खतरे में कैसे आ सकता है। अगर मदरसों पर सरकार का नियंत्रण रहता है तो उसमें मजहब को इतनी चिंता करने की क्या बात है। आज दिल्ली का कालकाजी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन क्या दिल्ली की जामा मस्जिद पर सरकार का कोई नियंत्रण है। अजमेर में स्थित पुष्कर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन क्या अजमेर की दरगाह सरकार के नियंत्रण में है। वैष्णो देवी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी हजरत बल मस्जिद पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के प्रशासन के दायरे में आता है, लेकिन हाजी अली की दरगाह पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। आज भारत में लाखों मठ और मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, या प्रशासन की वहां पर कोई ना कोई पकड़ रहती है, कंट्रोल रहता है। लेकिन आपको ऐसा कोई मस्जिद या चर्च देश में नहीं मिलेगा जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। सरकार सभी मठ और मंदिरों से पैसा लेती है, लेकिन मस्जिद और चर्च प्रबंधन से कोई पैसा सरकार नहीं ले पाती। मठ और मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए देश में 35 अलग अलग तरह के कानून हैं, लेकिन मस्जिद और चर्च के लिए कोई कानून नहीं। और ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश शायद आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। वैसे मदरसों से जुड़ा यह विवाद उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। असम में भी मदरसों पर खूब हंगामा हो रहा है। हाल ही में असम की सरकार ने वहां एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया था। आरोप है कि इस मदरसे का इमाम और यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत 37 लोग अल कायदा के लिए काम कर रहे थे। सोचिए, अगर सरकार ने आतंकवादियों से संबंध होने पर किसी मदरसे पर कोई कार्रवाई की है तो क्या इसका कोई विरोध होना चाहिए। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कुछ हो नहीं सकता। ये तस्वीरें आप देखिए, ये असम की तस्वीरें हैं जहां पर एक ऐसी ही मस्जिद को गिराया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई मस्जिद पर होती है या मस्जिदों को अगर उन पर कोई सर्वे भी कर दिया जाता है, मदरसों पर अगर कोई सर्वे भी कर दिया जाता है, गिनती भी करने की कोशिश होती है, तो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आज भारत को फ्रांस से सीख लेनी चाहिए। 2 दिन पहले ही फ्रांस की एक अदालत ने वहां के एक इमाम को नफरत फैलाने के लिए देश से बाहर निकालने की सजा सुनाई है और कहा है कि उसे उसके देश मोरक्को वापस भेज दिया जाए। यानी इस इमाम को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आज फ्रांस धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस तरह के बड़े फैसले ले सकता है कि वो किसी इमाम को पकड़कर डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर भारत ऐसे फैसले ले तो पश्चिमी देशों का मीडिया और वहां की संस्थाएं, मानव अधिकारों की संस्थाएं भारत के लोकतंत्र और धर्म की आजादी को खतरे में बताने लगती हैं और कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है। आपने देखा होगा, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां उन्होंने अपने यहां मुस्लिम आबादी को काबू में लाने के लिए और जो कट्टरपंथी इस्लाम का वहां पर प्रभाव बढ़ रहा था, मस्जिदों में जो कट्टरपंथी इस्लाम धर्म को पढ़ाया जा रहा था और वहां पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, उन सब पर फ्रांस ने रोक लगा दी है। बाकायदा कानून लाकर फ्रांस ने उन पर रोक लगाई है और फ्रांस जैसे लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। कुछ साल पहले जब फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनके बच्चों को घर में रहकर ही शिक्षा दी जा रही थी, सोचिए, वहां पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, हम घर पर पढ़ाएंगे। और घर पर वो क्या पढ़ाते थे, फ्रांस की सरकार को नहीं पता था। तो अब फ्रांस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बाकायदा एक कानून बनाकर
इस पूरी प्रथा पर रोक लगा दी। तो हमें भारत जैसे देशों को फ्रांस से सीखना चाहिए, क्योंकि फ्रांस जानता है कि अगर उसे अपने समाज में शांति बनाए रखनी है तो उसे फिर सब धर्मों को बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। और आज हमारा भी यही कहना है, हम किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि एक धर्म को सुविधाएं दी जाएं और दूसरे धर्म को ना दी जाए। हम ये चाहते हैं कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, और एक जैसा कानून सब धर्म के लोगों पर बराबर से मान्य होना चाहिए। एक जैसा कानून हर धर्म के स्कूलों पर, कॉलेजों पर, मदरसों पर लागू होना चाहिए। एक जैसा कानून मंदिर पर भी लागू हो, मस्जिद पर भी हो, चर्च पर भी हो, गुरुद्वारे पर भी हो। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हर संस्था के लिए अलग कानून हो, मंदिर के लिए अलग कानून हो और मस्जिद के लिए अलग कानून हो। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है।